आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। विजन की जून मंथ की मंथली कंपाइलेशन हम लोग कर रहे थे। कुछ टॉपिक्स जो हमने कर लिए थे वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। पॉलिटीज़ डन, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस इज़ डन, एंड इस साइड से कल्चर हो गया, एथिक्स हो गया, प्लस में एक चीज़ और हो गई थी, वो थी सिक्योरिटी। आज हम लोग करेंगे साइंस एंड टेक के बारे में। कुछ 9 के आसपास टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे हैं बहुत ही, मतलब काउंट में ज़्यादा है लेकिन लेंथ बहुत ही कम है, इसलिए वीडियो भी ज़्यादा बड़ी नहीं बनी है। तो 9 के 9 टॉपिक्स इस एक वीडियो में आपको कवर कर दूंगा आज, ठीक है। डायरेक्टली लेट्स मूव टू पेज नंबर 64। पहला जो टॉपिक है इसके अंदर हमारा वो है कोविड-19 थेरेपीज़ एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में मैंने रिसेंटली ही इनसाइट की जो डेली न्यूज़ है जुलाई मंथ की, उसमें भी आपको थोड़ा बहुत बताया था। तो जो लोग पैरेलली फॉलो कर रहे हैं उनको समझने में परेशानी नहीं होगी। कुछ कंसर्न्स देखने को मिले थे पोटेंशियली जो फेटल बैक्टीरियल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है। फेटल वर्ड का मतलब होता है डेथ कॉजिंग, और बैक्टीरिया के कारण कुछ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शंस देखने को मिले हैं। और ये केसेस जो थोड़े से बढ़ते जा रहे हैं उन लोगों के अंदर जो हॉस्पिटल में लॉन्ग टाइम तक स्टे कर रहे हैं, और स्पेशली उस थेरेपी को लेकर जो कोविड-19 के पेशेंट्स को दी जा रही है। AMR क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है? AMR तब होता है जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, पैरासाइट्स जो होते हैं ये चेंज कर जाते हैं, ठीक है ना। जब इनको एंटी माइक्रोबियल ड्रग के सामने इनको एक्सपोज किया जाता है तो ये चेंज हो जाते हैं। अब एंटी माइक्रोबियल ड्रग के जैसे कि कोई एंटीबायोटिक्स देना हो किसी की बॉडी में, कुछ एंटी फंगल देना हो, एंटी वायरल, एंटी मलेरियल, एंटी एलिमेंटिक्स, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है ना, म्यूटेशन होता है, ठीक है। कोई भी बैक्टीरिया, जैसे आप ब्रश करते हो ना डेली, अगर आप एक सिमिलर काइंड ऑफ टूथपेस्ट को यूज़ करोगे, सपोज जैसे कि पेप्सोडेंट हो गया, आप पेप्सोडेंट को अगर डेली यूज़ करते रहोगे ना तो आपके माउथ की जो इंटरनल बैक्टीरिया होते हैं ना, एक टाइम बाद वो रेजिस्टेंस दिखाने लग जाते हैं उसके प्रति, ठीक है। तो वो यूज टू हो जाते हैं उस पर्टिकुलर टूथपेस्ट के, और उनको कुछ टाइम के बाद उस टूथपेस्ट से फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए एडवाइस किया जाता है कि आपको हमेशा छोटे वाले टूथपेस्ट के जो पैक्स होते हैं ना, बिल्कुल छोटे वाले जो आते हैं वो लेने चाहिए, ताकि आपके जल्दी जल्दी ख़त्म हो और आप जल्दी जल्दी डिफरेंट वाला हर बार एक डिफरेंट वर्जन लीजिए। तो सेम चीज़ बैक्टीरिया के बारे में भी होती है। जिस तरह की थेरेपी दी जा रही है कोविड-19 पेशेंट्स को, जो भी उनको एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स दी जा रहे हैं, उसके कारण जो बैक्टीरियाज है ना, उनकी जो रेजिस्टेंस है उनके प्रति वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तो दे कैन सर्वाइव मोर, दे हैव स्टार्टेड म्यूटेटिंग नाउ। एज अ रिजल्ट जो मेडिसिन हैं वो बहुत इनफेक्टिव होती जा रही हैं, और जो इन्फेक्शन है बॉडी में परसिस्ट कर रहे हैं, यानी लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर पा रहे हैं, जिसके कारण उसका जो स्प्रेड है ना वायरस का या फिर माइक्रोब्स का, वो दूसरे बॉडीज़ के अंदर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। AMR जो है वो बहुत नेचुरली अकर होता है टाइम के साथ, ठीक है ना। इसमें जेनेटिकल चेंजेस होते हैं, म्यूटेशंस होती हैं। हाउएवर मिसयूज एंड ओवर यूज़ ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स इज एक्सेलरेटिंग दिस प्रोसेस। बेसिकली पूरा का पूरी बात ही वही है, जिस तरीके से एंटी माइक्रोबियल्स को मिसयूज़ किया जाता है, इवन ओवर यूज़ किया जाता है ना, वो इस प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है, बढ़ा देता है, सिचुएशन को ज़्यादा एग्जैजरेट कर देता है। रीजंस क्या होते हैं AMR के? इन अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ मेडिसिन सबसे पहला रीज़न होता है हमारा, ओवर यूज़ करना, अंडर यूज़ करना या फिर मिस यूज़ करना मेडिसिन के ड्राइवर्स को। ये उस ड्रग के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस डेवलप कर देता है उस माइक्रोब के अंदर। देन लैक ऑफ क्वालिटी मेडिसिन। जनरली हम लोग जेनेरिक मेडिसिन का यूज़ करते हैं, हम लोग ब्रांडेड मेडिसिन का यूज़ नहीं करते, क्योंकि ब्रांडेड मेडिसिन जो होती है वो बहुत कॉस्टली आती है। तो वीक ड्रग क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम इज़ लीडिंग टू पुअर क्वालिटी मेडिसिन्स, ठीक है। ड्रग की क्वालिटी को एश्योर करने का जो सिस्टम है ना, जो चेकिंग वाला सिस्टम होता है, रेगुलेट करने वाला, वो सिस्टम बहुत वीक है, जिसके कारण बहुत पुअर क्वालिटी मेडिसिन जो है मार्केट तक पहुँचती हैं, ठीक है ना। इसी के कारण ड्रग रेजिस्टेंस की जो कंडीशन है वो डेवलप हो जाती हैं। Then animal husbandry. Sub-therapeutic doses of antibiotics are used in animal rearing for promoting the growth or preventing diseases. एनिमल्स की बॉडी की ग्रोथ के लिए सब थेरेप्यूटिक एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, ताकि एनिमल्स की, देखो सिंपल सी बात है, जो एनिमल्स जो होते हैं वो मीट वगैरह के काम आते हैं ना, उन एनिमल्स को इस तरह का फूड और इस तरह के ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि उनकी बॉडी के अंदर वेट मास जो है वो बढ़ जाए, सो दैट उसकी सेल ज़्यादा होती हैगी। उसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स भी इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है ना। अब इसके कारण क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक रेजिस्टेंस डेवलप होने लग जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो जीन्स होते हैं वो इवॉल्व हो जाते हैं, फिर वो ह्यूमन्स में भी स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर एनिमल से ह्यूमन में जंप करते हैं उसको हम बोलते हैं जूनोटिक। ये पहले कई बार डिस्कस हो चुका है। पुअर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इट कैन इंक्रीज द स्प्रेड ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस,
हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स आर वन ऑफ द मेन रिजर्वियर्स ऑफ रेजिस्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सिंपल सा सेंटेंस है, समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। वीक सर्वेलेंस सिस्टम्स, इट इम्पेयर्स द एबिलिटी टू डिटेक्ट एमरजेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड टेक प्रॉम्प्ट एक्शंस। सर्वेलेंस यानी कि जांच पड़ताल के जो सिस्टम है ना हमारे, वो बहुत वीक है। ऊपर हम लोगों ने बात किया था कि ड्रग की क्वालिटी को एश्योर करने वाले सिस्टम वीक है, यहाँ पर हम बात करें सर्वेलेंस वाले भी वीक हैं, ठीक है ना। तो किसी भी तरह की रेजिस्टेंस अगर इमर्ज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, तो उसको डिटेक्ट कर पाना वो भी सिस्टम के पूरे कंट्रोल में नहीं है। प्लस अगर डिटेक्ट हो भी गया तो उसके अगेंस्ट क्या प्रॉम्प्ट एक्शन लेना है, वो भी अभी इतना डेवलप्ड सिस्टम नहीं है हमारा। तो AMR एक कंसर्न क्यों बना हुआ है? सबसे पहली चीज़, न्यू रेजिस्टेंस मैकेनिज्म आर इमर्जिंग एंड स्प्रेडिंग ग्लोबली, थ्रेटनिंग आर एबिलिटी टू ट्रीट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस, रिजल्टिंग इन प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, डिसेबिलिटी एंड डेथ। जिस तरीके का जो मैकेनिज्म हम डेवलप करें, देखो जितना एक माइक्रोब हमारे ड्रग्स के प्रति रेजिस्टेंट बन जाता है ना, रेजिस्टेंट करने लग जाता है, उतना वो पावरफुल हो जाता है, उतना ही उस डिजीज़ को टैकल कर पाना टफ हो जाता है। ऑलराइट, क्योंकि उनके अंदर इवोल्यूशन, म्यूटेशन बहुत फास्ट होना लग जाता है, ठीक है। इवन आपको पता हो कि कॉमन कोल्ड के लिए एज सच कोई डायरेक्ट वैक्सीन बनी नहीं है हमारे पास आज तक, वो तो हमारी बॉडी भी साथ में इम्यून कर गई थी। वी हैव नॉट बीन एबल टू डेवलप वैक्सीन फॉर कॉमन कोल्ड, सिंपल सर्दी खांसी जुकाम वाले के लिए देयर इज़ नो प्रॉपर मेडिसिन, ठीक है ना। रैंडम इधर उधर की मेडिसिन दी जाती है, जैसे कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए एंटी मलेरियल दी जा रही थी ना, HCQ हाइड्रोक्लोरोक्विन दी जा रही थी, वो मलेरिया के रिलेटेड एक मेडिसिन है। तो इसी तरीके से हमारी जो बॉडी होती है ना, वो थोड़ा बहुत इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है, बट दैट डजंट मीन कि हम लोगों के पास एग्जैक्टली वैक्सीन होती है, क्योंकि वो जो जर्म्स होते हैं ना, माइक्रोब्स होते हैं, वो इवॉल्व बहुत जल्दी करते हैं, अपने रेजिस्टेंस दिखाना स्टार्ट कर देते हैं अगर हम मिसयूज़ कर रहे होते हैं किसी वैक्सीन का। तो growing list of infections such as pneumonia, TB, blood poisoning and gonorrhea are becoming harder and sometimes impossible to treat as antibiotics become less effective। देखो TB आपको पता होगा, ब्लड पॉइजनिंग होता है, निमोनिया होता है, निमोनिया भी लंग्स में होता है, सांस लेने में परेशानी हो जाती है। गोनोरिया जो होता है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, ठीक है ना। अब ये वो डिजीज़ हुए जिनको टैकल कर पाना बहुत टफ होता जा रहा है, क्योंकि जो ड्रग्स है ना, वो उन माइक्रोब्स के अगेंस्ट फाइट करने में बिल्कुल भी इनफेक्टिव होती जा रही हैं। तो बिना किसी इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल के, ठीक है ना, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट इस तरह के इन्फेक्शन का वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। मेडिकल प्रोसीजर्स और जो मेजर सर्जरी होती है ना, वो बहुत हाई रिस्क पे आ जाते हैं। AMR जो है, इट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर विद लेंथियर स्टेज इन हॉस्पिटल्स एंड मोर इंटेंसिव केयर इज़ रिक्वायर्ड। जितना लॉन्गर ड्यूरेशन तक आप किसी हॉस्पिटल में रहते हैं, जितने आपको लॉन्गर टाइम तक एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स दिए जा रहे होते हैं, उतना ही आपका जो AMR होता है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। AMR is putting the gains of the Millennial Development Goals at a risk and endangers achievement of the Sustainable Development Goals। Sustainable Development Goals आपको पता होंगे, 17 गोल्स हैं, 2015 से लेकर 2030 तक का टारगेट है, यूनाइटेड नेशन के गोल्स हैं, ठीक है। आपको 17 के 17 गोल याद होने चाहिए, क्योंकि आप इनको आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और मिलेनियम गोल्स को जो टारगेट्स होते हैं ना, उसमें हेल्थ बहुत बड़ा एक इशू होता है, हेल्थ, एनवायरनमेंट, एवरीथिंग, उसको रीच करने में भी ये एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है। क्योंकि जब भी कोई एंटी माइक्रोबियल ड्रग का यूज़ करते हैं, तो जो माइक्रोब होते हैं उसके प्रति एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, तो वो इन्फेक्टिव हो जाता है, तो फिर जो टारगेट सेट किया होता है वो फेल होने लग जाता है। WHO के कुछ इनिशिएटिव्स हैं AMR को एड्रेस करने के लिए, उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले ग्लास, ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्वेलेंस सिस्टम। ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है, ठीक है ना। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, एक स्टैंडर्ड अप्रोच को सपोर्ट करता है, किस तरीके से हम कलेक्शन करेंगे, एनालाइज करेंगे और डेटा शेयर करेंगे कोई भी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होती है उसका ग्लोबल लेवल के ऊपर, ताकि उसकी स्टडी की जा सके, उसका रिसर्च किया जा सके, उसके ऊपर फर्दर क्या प्रॉम्प्ट एक्शन लेना है उस पर ध्यान दिया जा सके। देन वी हैव अवेयर टूल। इसका एम है पॉलिसी मेकर्स को गाइड करना, हेल्थ वर्कर्स को किस तरीके से एंटीबायोटिक्स को सेफली यूज़ करना है और इफेक्टिवली यूज़ करना है। अब इसके अंदर 3 ग्रुपिंग्स हैं, एक्सेस, वॉच एंड रिजर्व, ठीक है। अब ये अवेयर की फुल फॉर्म में ही आता है, एक्सेस, वॉच एंड रिजर्व। सबसे पहले देखते हैं एक्सेस के बारे में। एंटीबायोटिक्स यूज टू ट्रीट द मोस्ट कॉमन और सीरियस इन्फेक्शंस, वो आते हैं एक्सेस में। एंटीबायोटिक्स अवेलेबल एट ऑल द टाइम्स इन हेल्थ केयर सिस्टम, ये वॉच में आता है। एंड एंटीबायोटिक्स टू बी यूज स्पेरिंगली और प्रिजर्व्ड एंड यूज्ड ओनली एज अ लास्ट रिजॉर्ट, ये आता है रिजर्व के अंदर। तो ये पॉलिसी मेकर्स को गाइड करता है। Then we have GARDP, which is Global Antibiotic Research and Development Partnership। ये एनकरेज करता है रिसर्च और डेवलपमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास IACG। ये सारे नाम ना आपको पता होने चाहिए, पता है प्रीलिम्स में आते हैं इस तरह की चीज़ें, सो यू मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ कि कौन सा टर्म, कौन सा प्रोग्राम किसके अंडर में आता है, किस काम के लिए होता है। इसलिए तो बोलते हैं कि प्रीलिम्स का जो सिलेबस होता है वो
एक्सट्रीमली वाइड होता है, क्योंकि आपको ये सब चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन ग्रुप और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इसको एस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल के द्वारा, ताकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के आगे के बिटवीन में जो कोऑर्डिनेशन है ना उसको इम्प्रूव किया जा सके, ताकि पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली एक इफेक्टिव एक्शन लिया जा सके। देन वी हैव ग्लोबल एक्शन प्लान। ये इंश्योर करता है कि किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ के प्रति हम लोग सेफ़ और इफेक्टिव मेडिसिन को यूज़ करें और उसका प्रिवेंशन कैसे हो और उसका ट्रीटमेंट हो बहुत इफेक्टिवली किया जा सके। ये होता है हमारा ग्लोबल एक्शन प्लान के अंदर। देन वी हैव वन हेल्थ अप्रोच, ठीक है। ये प्रमोट करता है कि किस तरीके से हम लोग इमरजेंसी के टाइम पर, ठीक है ना, या फिर कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को स्प्रेड करना हो तो हम लोग कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज़ करेंगे, और ताकि कोई ऐसी सिचुएशन ना हो अगेन कोई पैंडमिक टाइप की, ठीक है, उसको स्प्रेड करने से रोकना। इसमें हम लोग एंटीबायोटिक्स का बहुत ही ऑप्टिमल यूज़ करते हैं, एनिमल्स के ऊपर भी और ह्यूमन्स के ऊपर भी, दोनों के ऊपर। इसी के साथ साथ WHO ने कुछ स्टेप्स भी रिकमेंड किए हैं किस तरीके से हम लोग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को प्रिवेंट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुछ स्टेप्स हैं हर एक के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए कुछ स्टेप हैं, पॉलिसी मेकर्स के लिए, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए भी और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी। इंडिविजुअल्स के लिए क्या स्टेप है? Individuals to use antibiotics when prescribed by a certified health professional, not to share or use leftover antibiotics, prevent infections by regularly washing hands। अगर आप इंडिविजुअल हैं, आप किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट कोई एंटीबायोटिक्स को यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी सर्टिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल होता है, पहली बात तो आप उन्हीं से प्रिस्क्रिप्शन लीजिए, ठीक है ना। आप किसी अरे गहरे नत्थु गहरे के साथ कोई प्रिस्क्रिप्शन मत ले लीजिए। सेकंड चीज़, आपको जो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, अगर आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आपकी ट्रीटमेंट हो गई डिजीज़ की, बट यू स्टिल हैव दोज मेडिसिन लेफ्ट, यू शुड नॉट रीशेयर देम, किसी और को रिकमेंड मत कीजिए, बिकॉज यू आर नॉट प्रोफेशनल। हर एक की डिजीज़ के अकॉर्डिंग उनके डोजेस प्रिपेयर किए जाते हैं, तो यू शुड नॉट फर्दर मतलब किसी को फॉरवर्ड मत कीजिए कि ठीक है मेरे पास ये मेडिसिन थी, मेरे को सिमिलर काइंड की डिजीज़ थी एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ देम। प्लस में आपको अपने हैंड जो है वो रेगुलरली वॉश करते रहना चाहिए। पॉलिसी मेकर्स के लिए भी WHO ने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे कि उन लोगों को ये इंश्योर करना है कि जो नेशनल एक्शन प्लान ना वो बहुत रोबस्ट होना चाहिए। रोबस्ट का मतलब क्या होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बोल्ड होना चाहिए। हम लोगों को उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जो इन्फेक्शंस है ना उसकी सर्विलेंस को इम्प्रूव करना है, ठीक है ना। जांच पड़ताल को बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा, कुछ रेगुलेशंस लगाने पड़ेंगे जगह जगह के ऊपर, किस तरीके से लोग हमारे रिकमेंडेशन को फॉलो कर रहे हैं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उनके ऊपर फ्यूचर में कैसे काम करना है। जो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के इम्पैक्ट के अगेंस्ट जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसे पब्लिक तक पहुंचाना है। ये पॉलिसी मेकर्स के लिए रिकमेंडेशन दी गई है WHO के द्वारा। हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए क्या रिकमेंडेशन है? वो इन्वेस्ट करेंगे रिसर्च में, डेवलपमेंट में, किस तरह से नई एंटीबायोटिक्स को डेवलप करना है, वैक्सीन को डेवलप करना है, डायग्नोस्टिक्स कैसे करना है, बाकी सारे टूल्स। देन वी हैव एग्रीकल्चर सेक्टर। यहाँ पर हम वैक्सीनेट करते हैं एनिमल्स को ताकि जो नीड है एंटीबायोटिक की उसको रिड्यूस कर लें। बायोसिक्योरिटी जो है फार्म्स के ऊपर उसको हम लोग इम्प्रूव कर लें, ठीक है। और ये जो इन्फेक्शंस होते हैं ना, इम्प्रूव्ड हाइजीन के थ्रू और एनिमल वेलफेयर के थ्रू, इन सबको भी प्रिवेंट करके रख सकते हैं। अब एक बार नज़र डाल लेते हैं AMR की सिचुएशन इंडिया में क्या है, ठीक है। एक स्टडी ने पब्लिश किया था, जो कि एक स्टडी जिसको ICMR ने पब्लिश किया था, वहाँ पर ये देखने को मिला था कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑर्गेनिजम्स है ना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ऑफ 2 out of every 3 हेल्दी पर्सन दैट इज़ टेस्टेड, यानी कि 3 लोगों को अगर टेस्ट किया था तो 3 लोगों में से 2 की बॉडी के अंदर उनको AMR मिला था, ठीक है ना। AMR के ऑर्गेनिजम्स उनको देखने को मिले थे। ये एक रिपोर्ट थी ICMR की। ICMR क्या है? ICMR इंडिया का टॉप मोस्ट बायोमेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। It was based on the analysis of stool samples of 207 individuals who had not taken any antibiotic for at least a month and did not suffer from any chronic illness। 207 इंडिविजुअल्स के सैंपल लिए गए थे। स्टूल सैंपल समझते हो, आपकी बॉडी से जो सॉलिड वेस्ट बाहर आता है उसको स्टूल सैंपल बोला जाता है। प्लस में उन लोगों के ऊपर एक कंडीशन ये थी कि उन्होंने पिछले 1 मंथ के अंदर कोई भी एंटीबायोटिक नहीं यूज़ किया था और उनको कोई क्रॉनिक इलनेस नहीं थी। क्रॉनिक इलनेस का मतलब क्या होता है कि लॉन्ग टाइम से कोई बीमारी चल रही होती है ना वो। तो एज़ पर 2017 स्कोपिंग रिपोर्ट ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन इंडिया, AMR बैक्टीरिया एंड देयर जीन्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट वाटर रिसोर्सेज। यानी कि ये जो रिपोर्ट की थी, जो स्कोपिंग की रिपोर्ट थी 2017 की, कि किस तरीके से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंडिया में बढ़ रहा है, उसमें ये पता चला था कि जो बैक्टीरिया और उनके जीन्स होते हैं ना वो डिफरेंट वाटर रिसोर्सेज में फाउंड किए गए थे। और जो मेजर रिसोर्सेज थे वो थे फार्मास्यूटिकल वेस्ट वाटर हो गया, हॉस्पिटल के एफ्लुएंट्स का मतलब होता है कि जो भी हॉस्पिटल की तरफ से जो भी वेस्ट वगैरह होता है उसको कैसे आप फ्लो आउट करते हो, ठीक है ना, जो कि नियर बाय वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर दिए जाते हैं और उसका कोई एडुकेट ट्रीटमेंट किया ही नहीं जाता है।
Then we have antimicrobial agents which are being used in abundance to increase the productivity in animal husbandry. एनिमल हस्बेंड्री का मतलब समझते हो जिस तरीके से मवेशी जो होते हैं ना, कैटल, स्पेशली आप जो रेयरिंग करते हो एनिमल्स की, जो मिल्क वाले एनिमल्स होते हैं, डेयरी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर एंटी माइक्रोबियल के एजेंट्स की बहुत इंक्रीमेंट देखा गया था, ठीक है ना, और उसी के कारण प्रोडक्टिविटी भी उनकी बढ़ती देखने को मिलेगी, जिस कारण ओवरऑल इम्पैक्ट क्या देखने को मिला कि AMR वहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो इंडिया ने इसके अगेंस्ट क्या क्या स्टेप्स लिए हैं? एक है नेशनल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड सर्विलेंस नेटवर्क। नाम बड़ा है बट नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये स्ट्रेंथन करता है किस तरीके से हम लोग AMR के सर्विलेंस इंडिया में इंक्रीज़ करेंगे, कैसे जो नेशनल डेटा है AMR का डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर के ऊपर, उस सबको कंपाइल करना, उसको स्टडी करना, एनालाइज करना, एंड देन उसमें से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन स्क्वीज आउट करके और उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करना। Then we have National Action Plan to combat the antimicrobial resistance that aims to understand emergence, spread and the factors which influence AMR. उसके बाद हमारे पास रेड लाइन कैंपेन है एंटीबायोटिक्स की पैकेजिंग के लिए, ठीक है ना, टू कर्ब देयर ओवर द कंट्री सेल। तो ये स्टेप्स में 3 ही है, आपको ये तीनों के नाम याद होने बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये तो मेंस में लिख भी सकते हो कहीं पर, इंडिया का कोई एक्शन, किस तरीके से इंडिया एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर काम कर रहा है, एंड डेफिनेटली एक मेंस का क्वेश्चन बन सकता है इससे। प्रीलिम्स के तो पॉइंट बनते ही, हर एक टॉपिक में से मेंस का क्वेश्चन नहीं बन सकता, पर इसमें से बन सकता। इन 7.2 नाउ वी हैव पेटेंट पूल्स। ध्यान रहे, ये टूल्स नहीं है, इसको कुछ लोग टूल्स रीड कर जाते हैं गलती से। इट इज़ पेटेंट पूल्स। पेटेंट पूल के बारे में जानने से पहले हल्का सा पहले पेटेंट वर्ड के बारे में जान लो। पेटेंट वर्ड क्या होता है? देखो, कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है ना, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है कि पहले वो भी पता होना चाहिए। इंटेलेक्ट वर्ड को कैच करो, ठीक है, ये कीवर्ड है। हमारे माइंड के ना 16 डायमेंशंस होते हैं, उसमें से एक इंटेलेक्ट होता है, ऑलराइट। तो उस एक डायमेंशन से निकली हुई कोई भी चीज़, इट कुड बी ए क्रिएशन, इट कुड बी एन इनोवेशन, इट कुड बी ए डिस्कवरी, ठीक है ना, इट कुड बी अ मैनिपुलेशन ऑफ समथिंग विच वॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑन दिस अर्थ, इन दिस एग्जिस्टेंस। उस चीज़ को जब हम अपने माइंड से क्रिएट करते हैं, वी पोजेस सम ऑनरशिप टू दैट, ठीक है ना, दैट बिलोंग्स टू अस। उसी के ऊपर हम लोग पेटेंट करा लेते हैं, दैट दिस थिंग बिलोंग्स टू मी, इफ एनीबडी वांट टू यूज़ इट दे नीड टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू मी एंड थ्रू माई परमिशन आई विल बी पुटिंग अप सर्टेन रेस्ट्रिक्शन, इतना यूज़ कर सकते हो, इतना यूज़ नहीं कर सकते हो। इस चीज़ को पेटेंट बोला जाता है। इसके कुछ वेरिएशंस में कॉपीराइट होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं, ऑलराइट। पेटेंट पूलिंग क्या होता है? जब पेटेंट पूल की हम बात कर रहे हैं, पूल वर्ड जहाँ पे आ गया, वहाँ पर ज़्यादा चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करने की बात समझ लो। कार पूलिंग में क्या करते हैं, 4 लोग हैं, एक ऑफिस जाते हैं, 4 लोग आपस में बात कर रहे थे कि आज एक बंदा गाड़ी लेके जाएगा, तीनों को पिकअप कर लेगा, तो 4 लोग एक गाड़ी में जाएंगे, तो 3 लोगों की गाड़ी का जो फ्यूल है वो बच जाता है। नेक्स्ट डे दूसरा जाएगा, थर्ड डे तीसरा अपनी गाड़ी लेके जाएगा। कार पूलिंग से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्यूल का जो एक्स्ट्रा वेस्टेज हो रहा होता है ना, एक इंसान एक गाड़ी में जा रहा है, टाइम, एनर्जी एंड एवरीथिंग, उसको बचा लेते हैं। पेटेंट पूलिंग भी एक तरह का वॉलंटरी एग्रीमेंट होता है 2 या फिर 2 से ज़्यादा एंटिटीज़ के अंदर, जो पेटेंट को पोजेस करती हैं एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए। पहले ऊपर से कहानी बता रहा हूँ, पेटेंट पूल को समझने की कोशिश करो, तभी ये टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। जैसे हेल्थ केयर के जो पेटेंट टूल्स होते हैं ना, वहाँ पर क्या चीज़ें हो सकती हैं, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर किस तरीके से आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को शेयर कर रहे हो, ठीक है ना, मल्टीपल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑनर्स के साथ आप कैसे डेटा शेयर करोगे, उसकी पेटेंटिंग है अगर, तो उसको कैसे शेयर करना चाहोगे। अब ये जो डील होती है ना, ये प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर भी हो सकती है, ठीक है ना, और उसकी नो हाउ के ऊपर भी हो सकता है, कैसे काम करना है, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट हो सकते हैं उसमें डिवाइसेस का यूज़ कैसे करना है, ड्रग्स कौन सी यूज़ करनी है, वैक्सीन कौन सी यूज़ करनी है, हर एक चीज़ की एक पेटेंटिंग पूलिंग हो सकती है। अब देखते हैं क्या हो रहा है, अब आपको समझ में आएगा। रिसेंटली कोस्टा रिका ने सजेस्ट किया था कि हम जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं ना इस पैंडमिक से फाइट करने के लिए, कोविड-19 से, वहाँ पर एक डील करते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर राइट्स को पूलिंग करते हैं, ताकि ये इंश्योर करें कि जो भी आउटकम्स होंगे ना, जो भी एफर्ट्स के हैं, वो हर एक कंट्री एक्सेस कर पा रही है, ठीक है। किसी कंट्री के पास लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, वो भी इस प्रॉब्लम को अच्छे से डील कर पा रहे हैं, वो भी इन हर एक चीज़ को एक्सेस कर पा रहे हैं। इस प्रपोजल को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था, ठीक है, लेकिन यूएस और यूनाइटेड किंगडम दोनों मेजर कंट्रीज़ हैं, काफ़ी वर्ल्ड की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़ हैं, इन्होंने इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया। पेटेंट पूलिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, पेटेंट पूल्स आर डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट होता है 2 या फिर 2 से ज़्यादा पेटेंट होल्डर्स के बीच में किसी भी पेटेंट का लाइसेंसिंग को होल्ड करने का, ठीक है ना, टू अनदर और थर्ड पार्टी फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बेसिक भाषा में मतलब मैंने आपको समझा दिया था स्टार्टिंग में, यहाँ पर जो लिखा हुआ है अभी WIPO की डेफिनेशन है, तो आपको ये पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में आ जाता है आंसर राइटिंग में, यू कैन राइट दिस
डेफिनेशन, और ये बहुत अच्छी एक स्ट्रॉन्ग हैवी डेफिनेशन हो जाती है जब आप इसको एसोसिएट करते हो किसी पर्टिकुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। दैन जनरली जो पेटेंट पूल्स होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के बने होते हैं, ठीक है ना, विच नेसेसिटेट कॉम्प्लीमेंट्री पेटेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग प्रोडक्टिव टेक्निकल सॉल्यूशन सच एज वैक्सीन्स इन द प्रेजेंट कोविड-19 क्राइसिस। एक एग्जांपल है यहाँ पर स्यूइंग मशीन कॉम्बिनेशन 1856 का। ये पहला मॉडर्न पेटेंट पूल था यूनाइटेड स्टेट्स का, ठीक है ना। जो पेटेंट पूलिंग के स्ट्रक्चर्स होते हैं ये एक्टिवली डिस्कस किए गए थे, ठीक है ना, और इनको कंसिडर किया गया था इन रिस्पॉन्स टू सार्स आउटब्रेक जो 2002 का 2003 का आया था। प्लस में H5N1 इन्फ्लुएंजा का आउटब्रेक हुआ था 2005 में, वहाँ पर भी पेटेंट पूलिंग के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन हुआ था। एंड H1N1 इन्फ्लुएंजा का पैंडेमिक आया था 2009 में, वहाँ पर भी। देन कम्स पेटेंट पूलिंग इंश्योर्स। क्या इंश्योर करता है? सबसे बड़ी चीज़ होती है इनोवेशन। दो कंपनीज़ जब अपने पोटेंशियल लीगल इश्यूज़ को मिनिमाइज़ करती हैं ना, तो एक दूसरे के प्रोटेक्टेड कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर सकती हैं यहाँ पर, तो इनोवेशन होता है। नेक्स्ट इज़ लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड बेटर प्रोसेस एफिशिएंसीज। क्यों? क्योंकि जो बिजनेसेस होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री पेटेंट्स को होल्ड करते हैं, ठीक है ना, दैट कैन इफेक्टिवली अग्री नॉट टू स्यू ईच अदर फॉर इन्फ्रिंजमेंट एज दे वर्क टू गेट न्यू प्रोडक्ट्स टू द मार्केट प्लेस। अगर एक कंपनी को पता है कि यहाँ पर पूलिंग ऑफ राइट्स की जा रही है, तो आप एक दूसरे के प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो, तो आप दूसरे को स्यू नहीं कर सकते, एक दूसरे के ऊपर केस नहीं कर सकते कि आपने मेरी प्रॉपर्टी को यूज़ किया है, मेरे राइट्स को यूज़ किया है, मेरे पेटेंट को यूज़ किया है। तो ये थोड़ा सा एक लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है, बिजनेस के अंदर प्रोसेसिंग में बहुत एफिशिएंसी आ जाती है। सो वी हैव सर्टेन इंटरनेशनल स्टेप्स टुवर्ड पेटेंट्स पूलिंग, जैसे CTAP करके है, कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। इसको होस्ट किया था WHO ने, ठीक है ना। इसमें कुछ प्लेजेस हैं, उनका कंपाइलेशन है कि किस तरीके से आपकी कमिटमेंट होगी एक सॉलिडारिटी कॉल के लिए, एक्शन को लेकर। सॉलिडारिटी का कॉल का मतलब क्या होता है कि सबके समर्थन के साथ मिलकर, ऑलराइट, कि कैसे आप कोविड-19 की हेल्थ की टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे, उससे रिलेटेड कोई नॉलेज को, उससे कोई रिलेटेड कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेटा आता है उसको आप कैसे शेयर करेंगे। देन वी हैव GIS एड, ठीक है ना, इसको बोलते हैं GIS एड। एड का मतलब होता है सपोर्ट। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है कि ग्लोबल इनिशिएटिव टू शेयरिंग ऑफ ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, रैपिड शेयरिंग करते हैं डेटा के रिगार्डिंग, जो भी इन्फ्लुएंजा वायरस का होता है या फिर कोरोना वायरस के कारण जो कोविड-19 की डिजीज़ है उन सब के रिगार्डिंग। इसमें जेनेटिक सीक्वेंस होता है, कोई भी क्लिनिकल रिलेटेड या फिर कोई एपिडेमियोलॉजिकल डेटा एसोसिएटेड होता है ना ह्यूमन वायरसेस के साथ, या फिर कोई जोग्राफिकल और कोई स्पीशीज़ स्पेसिफिक डेटा होता है, वो सब कुछ शेयर किया जाता है वर्ल्ड वाइड। अकॉर्डिंग टू द GIS एड, एज ऑफ जून 2020 49,000 जीनोम सीक्वेंसेस ऑफ कोविड-19 हैव बीन शेयर्ड। यानी कि डिफरेंट लोकेशन के ऊपर वायरस म्यूटेट करता है ना, इवॉल्व करता है, तो हर एक बॉडी में डिफरेंट फॉर्मेशन हो रही होती है उसकी। 49,000 तरह का डेटा वहाँ पर था, वो शेयर किया गया था, ठीक है। वॉलंटरली कुछ लोगों ने शेयर किया था, कुछ लोगों ने रिसर्चर्स के थ्रू शेयर किया था, कुछ ने कंपल्सरी शेयर किया था, बट इट हैपेंड ऑन अ वेरी हार्मोनाइज्ड बेसिस पूरे वर्ल्ड के अंदर। मेडिसिन्स पेटेंट पूल MPP, इट हैज़ फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक ड्रग्स जैसे कि HIV, TB, हेपेटाइटिस C, अलाउइंग देम टू बी सोल्ड एट अफोर्डेबल प्राइसेस। अब ये वो इनिशिएटिव का ही पार्ट है, ठीक है ना। इस इनिशिएटिव के तहत जो मेडिसिन्स का जो पेटेंट पूल था, यहाँ पर ऐसी कुछ डिजीज़ HIV, TB टाइप की डिजीज़ के लिए अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर कुछ ड्रग्स अवेलेबल हो गई थी। MPP एक यूनाइटेड नेशंस की बैक्ड पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये इसका काम है एक्सेस को इंक्रीज़ करना, ठीक है ना, प्लस में जो भी लाइफ सेविंग मेडिसिन होती है ना लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ पर इनका डेवलपमेंट और उनका फैसिलिटेशन को इंक्रीज़ करवाना। देन वी हैव ट्रिप्स। अब ये तो आप लोगों को पता ही होगा ट्रिप्स के रिगार्डिंग, तो जो WTO के बारे में पढ़ चुके हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये अलाउ करता है कंट्रीज़ को कि वो कंपलसरी लाइसेंस प्रोवाइड कर दे, ठीक है ना, ताकि वो एक पेटेंटेड प्रोडक्ट का अपनी कंट्री के अंदर जेनेरिक प्रोडक्ट डेवलप कर सके इमरजेंसी के टाइम के अंदर। फिर एक नगोया प्रोटोकॉल भी है अंडर द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। आर्टिकल 2 क्लॉज E जो है ऑफ द प्रोटोकॉल कैन बी इंटरप्रेटेड एज इंक्लूडिंग द जेनेरिक सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल ऑनगोइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन कोविड ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। अगर हम जो CBD का नगोया प्रोटोकॉल था उसके आर्टिकल 2 को थोड़ा सा इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें भी ये चीज़ इंक्लूड की गई है कि जो कोविड-19 की जो जेनेटिक सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन है ना, वो एक ऑनगोइंग रिसर्च और डेवलपमेंट जो पूरे वर्ल्ड के अंदर कोविड-19 ट्रीटमेंट को और उसकी प्रिवेंशन को लेकर चल रहा है, उस सब का बेसिस है। उसकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ना, सीक्वेंसिंग, वो एक बेसिक है उसका। Protocol requires the contracting party to provide options for access and benefit sharing when genetic resources are used for commercial purposes, which indirectly provide a scope for patent pooling. हमारे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडिया और पेटेंट पूलिंग के रिगार्डिंग ये थोड़ा सा देख लेते हैं।
जो कॉन्सेप्ट था पेटेंट पूलिंग का है जो कॉन्सेप्ट, ये इंडिया के लिए नया है और प्राइमरीली फोकस है कि किस तरीके से हम लोग अफोर्डेबल हेल्थ केयर के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। इंडिया के पास एक इंडियन पेटेंट्स एक्ट है IPA 1970 का। इट डज नॉट रेंडर फॉर एनी प्रोविजंस रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ पेटेंट पूल्स, यानी कि पेटेंट पूल्स के रिगार्डिंग एज सच कोई उसमें प्रोविजंस नहीं है या फिर कोई गाइडलाइंस फॉर द सेम, बट एट द सेम टाइम इट नाइदर रेस्ट्रेन। उसी समय देखो कोई गाइडलाइंस तो है नहीं कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, लेकिन ऐसी चीज़ के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन की भी बात नहीं की हुई है। तो अंडर IPA जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये एक पेटेंट पूल सेटअप कर सकती है, जो भी इन्वेंशंस होती हैं, जो भी पेटेंट्स होते हैं, उन सबको एक्वायर करके पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। हाउएवर लेकिन इंडिया के अंदर पेटेंट पोलिंग को एज ए रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस भी देखा जाता है। अगर हम कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 की बात करें तो, जो कि बहुत एंटी कॉम्पिटिटिव है नेचर के अंदर। पेटेंट पोलिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये कॉम्पिटिशन को अलाउ नहीं करता ना। जब आप किसी दूसरे का पेटेंट यूज़ कर लोगे तो आप कॉम्पिटिशन को तो अलाउ ही नहीं कर रहे, आप डेवलप नहीं कर रहे तो कॉम्पिटिशन डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस भी देखा जाता है। तो ये हमारे लिए इस टॉपिक में था। छोटे टॉपिक्स हैं, आगे सारे के सारे टॉपिक्स बहुत छोटे छोटे हैं। नाउ वी हैव 7.3 प्लाज्मा बैंक। इन दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्लाज्मा बैंक कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। प्लाज्मा बैंक के बारे में जानने से पहले हमें जान लेना चाहिए प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा एक लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का, जो कि थोड़ा येलोइश कलर में होता है और 55% जो ब्लड होता है उसके अंदर प्लाज्मा ही होता है। रिमेनिंग 45% में रेड ब्लड सेल्स, RBC, WBCs और प्लेटलेट्स होते हैं जो सस्पेंडेड होते हैं प्लाज्मा के अंदर ही। प्लाज्मा एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए, क्रिटिकल प्रोटीन्स ब्लड क्लोटिंग के लिए प्रोवाइड करने के लिए, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, एंड ऑल्सो ये इलेक्ट्रोलाइट्स को कैरी करता है, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, हमारी मसल्स के लिए। प्लस में हमारी बॉडी का जो pH बैलेंस होता है, जो एसिड एंड बेस का बैलेंस होता है, उसको मेंटेन करता है एंड सेल की फंक्शनिंग में सपोर्ट करता है। अगर आप लोगों ने कभी किसी ने प्लेटलेट्स वगैरह डोनेट किए होंगे ना, देन दे मस्ट हैव सीन इट हाउ इट लुक्स लाइक इन अ पैकेट। वो थोड़ा येलोइश कलर का टाइप का होता है। टॉकिंग अबाउट प्लाज्मा बैंक, जो फैसिलिटी है ये सेटअप की गई है ILBS में। ILBS है इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज, और ये अवेलेबल कराई जाएगी गवर्नमेंट को और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। प्लाज्मा बैंक का जो फंक्शन होता है ना, वो बिल्कुल सिमिलर होता है ब्लड बैंक की तरह ही, और इसको क्रिएट किया जाता है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए क्रिएट किया गया है जो कोविड-19 से सफ़र कर रहे हैं। और ये एडवाइस किया गया है कि इसमें जो प्लाज्मा थेरेपी होगी डॉक्टर्स के द्वारा की जाएगी। आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि एक्सट्रैक्ट करना ब्लड में से प्लाज्मा और उसको स्टोर करना, उन लोगों का ब्लड में से निकालना है जो लोग ऑलरेडी कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं, और उन लोगों को देना है जो इस डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं। दिल्ली हैज़ बीन यूजिंग कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी CPT, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है जो जिसे डॉक्टर यूज़ कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो जिनके ऊपर सीवियर कोरोना वायरस डिजीज़ यानी कि कोविड-19 जो है। बैंक वॉज नीडेड क्योंकि जो पेशेंट्स थे दे वर फेसिंग प्रॉब्लम्स एक्सेसिंग ब्लड प्लाज्मा। इट विल हाउएवर नॉट बी मैंडेटरी फॉर पेशेंट्स टू कॉन्टैक्ट द बैंक फॉर प्लाज्मा थेरेपी। हर एक जो प्लाज्मा डोनेशन होता है इसको यूज़ करते हैं 2 पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। बैंक कलेक्ट करता है 500 ml ऑफ प्लाज्मा डिपेंडिंग अपॉन जो वेट होता है। Now we have 7.4 इंडिया ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक एनुअल इंडिया ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020 को रिलीज़ किया था। रिपोर्ट के बारे में जानने से पहले हल्का सा ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जान लेते हैं, TB के बारे में जान लेते हैं। TB एक बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बहुत बार सुनते रहते हो रिपीट के ऊपर। एग्ज़ाम में UPSC ने जनरल साइंस के अंदर, आई हैव नो आइडिया अबाउट UPSC सिविल सर्विसेज का, लेकिन बाकी जो एग्ज़ाम्स है ना UPSC की जो कंडक्ट करवाता है, वहाँ पर ये सवाल कई बार आ चुका है कि TB है कौन से बैक्टीरिया से होता है। और ये ऑफ्टनली हमारे ह्यूमन बींग्स के लंग्स को यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इम्पैक्ट करता है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड भी हो जाता है थ्रू कफ, स्नीजिंग एंड स्पिटिंग। ये टिपिकली हमारे जो लंग्स हैं ना उनको अफेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी TB। लेकिन अगर लंग्स के अलावा अगर किसी और भी ऑर्गन को इम्पैक्ट करता है तो एक्चुअली ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों की बोन्स में भी TB होता है। I have a relative who is actually suffering from this thing. That person's bones have been suffered of TB. So उसमें क्या होता है कि जो लाइफ स्पैन होता है ना वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है। उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB। ड्रग रेजिस्टेंस TB, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB MDR, ये TB होता है जो किसी भी ड्रग को रिस्पॉन्ड नहीं करता, एटलीस्ट जो आइसोनियाजिड होता है और
राइफामसिन होता है ना, ये 2 मोस्ट पावरफुल फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं टीबी को क्योर करने के लिए। तो एमडीआर जो होता है इनको भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है। Then we have extensively drug resistance tuberculosis. It is resistance to at least 4 of the core anti-TB drugs. It involves multi-drug resistance DR in addition to resistance to any of the fluoroquinolones जैसे कि लेवोफ्लॉक्सासिन होता है और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन होता है। इनके नाम आपको याद बिल्कुल भी नहीं रखने, इतना डीप में नहीं पूछेगा यूपीएससी आपसे, ठीक है ना। एंड टू एटलीस्ट 1 of 3 इंजेक्टेबल सेकेंड लाइन ड्रग्स, यानी कि एक होता है एमडीआर और एमडीआर के ऊपर हमारा और भी ऊपर होता है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। ऐसा टीबी जो इस तरह की किसी भी ड्रग के ऊपर कोई रिजल्ट नहीं देता, उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है। Then we have totally drug resistant tuberculosis, TB which is resistant to all of the first and second line TB drugs, यानी कि ये वो लेवल होता है TB का जहाँ पर वो किसी भी ड्रग को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इंडिया बीइंग द कंट्री विद द हाईएस्ट टीबी बर्डन, जो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट है 2019 की WHO की, उसके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा टीबी का बर्डन है। इट रिक्वायर्स कंप्लीट सर्वेलेंस कवरेज टू डिटेक्ट द केसेस। अभी हम रिपोर्ट के बारे में कुछ की स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। नंबर ऑफ़ केसेस की अगर बात करते हैं तो 2.4 मिलियन केसेस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि 24 लाख के आसपास केसेस रिपोर्ट किए गए थे 2019 में। ये 2018 से 14% हाइयर था और 79,000 डेथ्स हुई थी, ठीक है। तो अभी तक अगर हम बात करते हैं कोरोना वायरस के रिगार्डिंग इंडिया के अंदर, सो उसकी कंपैरिजन में टीबी में ज़्यादा डेथ हो चुकी थी और ये कॉन्टीन्यूसली चलता भी आ रहा था। Then we have reduction in the number of missing cases to 2.9 lakh cases as against more than 10 lakh cases in 2017. मिसिंग केसेस क्या होते हैं? 2017 में 10 लाख के आसपास, 10 लाख से ज़्यादा केसेस थे मिसिंग केसेस, और 2018 के अंदर जो मिसिंग केसेस थे ना वो 2.9 लाख के आसपास थे। मिसिंग केसेस होते क्या, पहले ये देख लो। मिसिंग केसेस एक वो गैप होता है जो हम एस्टिमेट करते हैं कि भाई इतने केसेस आएंगे, ठीक है ना, और फिर हमको जितने इंसिडेंसेस मिलते हैं, तो मान लो आपने एस्टिमेट किया कि 50 लाख केसेस आएंगे, ठीक है, लेकिन 30 लाख केसेस आए, तो मिसिंग केसेस का गैप कितना हो गया? 20 लाख का हो गया। वो गैप जो था वो रिड्यूस हो गया था, यानी कि हमारी एक्यूरेसी भी काम कर रही थी, हमारे जो प्रोटोकॉल्स थे वो थोड़े काम कर रहे थे। प्रोविजन ऑफ HIV टेस्टिंग फॉर ऑल notified TB patients increased from 67% in 2018 to 81% in 2019। थोड़ा ध्यान से समझना, एक प्रोविज़न है HIV टेस्टिंग का भी, ठीक है ना, फॉर जितने भी नोटिफाइड TB पेशेंट्स का था वो इंक्रीज़ हो गया था। 2018 में 67% था, वो इंक्रीज़ होकर 81% हो गया था 2019 के अंदर। TB के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। ड्यू टू easy availability of the molecular diagnostics, proportion of children diagnosed with TB increased। इंडिया के अंदर 2018 में सिर्फ 6% बच्चे ऐसे थे जिनको डायग्नोस किया गया था TB से, लेकिन 2019 में वो बढ़कर 8% हो गई थी। इम्प्रूवमेंट इन द ट्रीटमेंट सक्सेस रेट, ये भी 2018 में 69% था, इम्प्रूव हो गया था 2019 के अंदर। ये फिगर, ये बहुत अच्छा फिगर है, आपको मालूम होना चाहिए रिपोर्ट के बारे में। Then we have more than 4.5 lakh DOT centers provide treatment covering almost every village across the country। हमारे पास 4 लाख से ज़्यादा DOT सेंटर्स हैं जहाँ पर इस तरह की बीमारी का, TB का जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, और हर एक विलेज के अंदर भी है ये। रैंकिंग ऑफ स्टेट्स की अगर बात करें तो 2020 के अंदर सेंट्रल TB डिवीजन CTD ने इंट्रोड्यूस किया था, एक क्वार्टरली रैंकिंग करेगा TB के एलिमिनेशन एफर्ट्स को ध्यान में रखते हुए सभी स्टेट्स में और यूटीज़ के अंदर, यानी कि कौन सा स्टेट कितने एफर्ट लगा रहा है, क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने के अंदर उनकी रैंकिंग की जाएगी। इन कैटेगरीज़ के अंदर जो लार्जर स्टेट्स थे जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से ज़्यादा थी, उसमें गुजरात, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इनको बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स का टैग दिया गया था। और वो कैटेगरी जहाँ पर स्मॉलर स्टेट्स की बात करते हैं जिसमें पॉपुलेशन 50 लाख से कम है, वहाँ पर त्रिपुरा और नागालैंड को अवार्ड किया गया था। अगर हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की, तो दादरा और नागर हवेली और दमन एंड दीव, इनको चूज़ किया गया था बेस्ट परफॉर्मर्स। ये अब दोनों मिलकर एक हो चुके हैं। टॉकिंग अबाउट द की इनिशिएटिव्स एंड द अचीवमेंट्स, ठीक है, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है हमारा 2017 से 2025 तक का। ये इट हैज़ कम्प्लीटेड 3 ईयर्स, अपने इम्प्लीमेंटेशन के 3 साल पूरे कर चुका है। इस प्लान के अंडर इंडिया ने कमिट किया है कि वो 2025 तक इंडिया TB एलिमिनेट कर देगा अपने कंट्री में से, और 5 ईयर अहेड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 का टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कि पूरे वर्ल्ड से TB को एलिमिनेट करना है। इंडिया ने टारगेट बनाया है उससे भी 5 साल पहले का, कि जब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट रीच होगा उससे पहले हम लोग अपनी कंट्री में से TB को फुली एलिमिनेट कर देंगे। Then we have revised National Tuberculosis Control Program RNTCP,
इसको रीनेम किया गया था एज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, ताकि ये एक्सेलरेट करे जो भी हमारा टीबी को एलिमिनेट करने का मोमेंटम है कंट्री के अंदर, और 2025 तक का ही टारगेट है इसमें। एनटीईपी को फंडिंग मिलती है ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स से, टीबी और मलेरिया GFATM जो है वहाँ से, जो वर्ल्ड बैंक है और बाकी बहुत सारे डोनर्स यहाँ से फंडिंग मिलती है इस प्रोग्राम को। अर्ली एक्यूरेट डायग्नोसिस बीइंग डन, ठीक है, ये इनिशिएटिव्स पढ़ रहे हैं हम लोग, ध्यान रहे टॉपिक का अंदर टाइटल हमेशा ध्यान में रखा करो, हम पढ़ क्या रहे हैं। डायग्नोसिस जो हैं वो अर्ली किए जा रहे हैं और एक्यूरेट डायग्नोसिस किए जा रहे हैं। जील, नील्सन, एसिड फास्ट स्टेनिंग, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, ये प्राइमरी टूल्स हैं जो भी पेशेंट्स होते हैं जो सफ़र कर रहे होते हैं, जिनको सिम्टम्स दिखते हैं, उनको टेस्ट करने के। विद पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस प्रिज्यूम्ड टू बी ड्रग सेंसिटिव, पेशेंट जिनको रिस्क होता है MDR का, यानी कि जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी का, उनको डायग्नोस करते हैं WHO के द्वारा जो रैपिड डायग्नोस्टिक्स होते हैं ना, जैसे कि CBNAT होता है, कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है, फिर लाइन प्रोब ऐसे होता है, LPA, TrueNAT होता है। 700 टीबी फॉरम्स एस्टेब्लिश किए गए हैं जो कि कम्युनिटी बेस्ड रिस्पॉन्स देते हैं टीबी को रिगार्डिंग, और कुछ ऑनलाइन नोटिफिकेशन भी है टीबी की पेशेंट की निक्षय पोर्टल के द्वारा। निक्षय पोर्टल वर्ड आपको मालूम होना चाहिए, निक्षय पोर्टल के द्वारा टीबी पेशेंट्स को ऑनलाइन नोटिफिकेशन भी दी जाती है। निक्षय एक नेशनल टीबी इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन को मैनेज करते हैं पेशेंट्स की, एंड जो भी प्रोग्राम की एक्टिविटी होती है थ्रू आउट द कंट्री उस सबको मॉनिटर भी किया जाता है। प्लस में NTEP के अंडर ये एक सर्वेलेंस टूल का भी काम करता है, और अलॉन्ग विद दैट दिस ऑल्सो प्रोवाइड्स हमको एक नेशनल डेटा रिपोजिटरी मिलती है टीबी की इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, ताकि उसका फर्दर एडवांस एनालिटिक्स किया जा सके। प्लस में ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का काम करता है, ठीक है ना, पेशेंट्स के लिए। कैसे? इंटीग्रेशन विद पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। इंडिया फर्स्ट कंट्रीज है जिन्होंने कम्युनिटीज़ राइट्स और जनरल टूल्स को अडॉप्ट किया था, जिसको डेवलप किया था स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के द्वारा। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप का एम है वो इंश्योर करे कि हर एक टीबी पेशेंट को इफेक्टिव डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और क्योर का एक्सेस मिल रहा है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप 2001 में स्टार्ट किया गया था और इसके सेक्रेटेरिएट जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। निक्षय पोषण योजना का एक हल्का सा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान सेटअप किया था ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन के लिए 2017 से 2025 का। इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मिलता है सभी टीबी पेशेंट्स को, ताकि उनके जो न्यूट्रिशन की नीड्स हैं उन सबको फुलफिल किया जा सके, और उनको जो भी फाइनेंशियल बर्डन होता है टीबी के कारण, उस सब के अंदर सपोर्ट मिलता है। इस स्कीम को फाइनेंस करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें पार्शियल फाइनेंसिंग होती है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा की जाती है। जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र होता है, इसमें 500 रुपये पर मंथ नोटिफाई किए जाते हैं टीबी के लिए, और MDR टीबी के जो पेशेंट्स होते हैं उनका ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए। टीबी सर्वाइवर्स टू टीबी चैम्पियंस, ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी है जो भी टीबी अफेक्टेड कम्युनिटीज़ होती है उन सबको एंगेज करने के लिए। एक नेशनल लेवल स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग करिकुलम डेवलप किया गया है, ठीक है ना, ताकि जो भी टीबी के सर्वाइवर्स हैं उन सबकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके। 304 टीबी सर्वाइवर्स को इसके अंदर इस जो टीबी चैम्पियंस है इसके अंदर ट्रेनिंग ऑलरेडी दी जा चुकी है। देन वी हैव लास्ट वन, दैट इज़ टीबी सैंपल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ठीक है ना, ये इसको और वाइडन किया गया था, सपोर्ट लिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सर्विसेज फॉर स्पेसिमेन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पेरिफेरल हेल्थ फैसिलिटीज़ टू टीबी डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज। ये हेल्प करता है जो भी ड्रग की ससेप्टिबिलिटी होती है टेस्टिंग सर्विसेज की, उन सबको एक्सपैंड करने के लिए। 7.5 दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, IN स्पेस, इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएट किया है इन स्पेस, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन है पूरी की पूरी एंटायर स्पेस एक्टिविटीज़ के अंदर उसको प्रमोट करें, उसको इंक्रीज़ करें। इन स्पेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एक नई एंटिटी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की, ठीक है ना, जिसका खुद का एक चेयरपर्सन होगा, खुद का एक बोर्ड होगा। इनका काम क्या होगा? ये रेगुलेट करेंगे और प्रमोट करेंगे किस तरीके से रूटीन सैटेलाइट्स, रॉकेट्स, कमर्शियल लॉन्च ऑफ सर्विसेज, इन सब का काम इंडियन इंडस्ट्रीज़ और स्टार्टअप्स करें। बेसिकली इंडियन जो ISRO है हमारा, वो गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करना है, उस पर काम करना है। खुद के डायरेक्टरेट्स होंगे टेक्निकलिटी के लिए, लीगैलिटी के लिए, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, जो भी एक्टिविटीज़ करनी है उनके प्रमोशन मॉनिटरिंग के लिए। ये एक इंटरफेस होगा ISRO और प्राइवेट पार्टीज़ के बीच में। ध्यान रहे, इन स्पेस एक इंटरफेस है ISRO और प्राइवेट पार्टीज़ के बीच में, और ये एसेस करेगा हाउ बेस्ट टू यूटिलाइज इंडिया स्पेस रिसोर्सेज एंड इंक्रीज द स्पेस बेस्ड एक्टिविटीज़।
इसका फंक्शन जो है वो ऑटोनोमसली और पैरेलल होगा इसरो के, ठीक है। इसरो अपनी एक बेसिक बॉडी रहेगी हमेशा की तरह, ठीक है, स्पेस एक्टिविटीज़ को लेकर, जो डिसाइड करेगी किस मिशंस को कब अंडरटेक करना है, और इन स्पेस जो है इस सारे के सारे गैप को फिल करने में हेल्प करेगी, ठीक है। ये सेकंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएट किया है पिछले 2 सालों के अंदर, जो डिसाइड करेगी। जो फर्स्ट वन थी उसका नाम था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये मैं आपको अभी ऊपर बताऊंगा। इसको 2019 के बजट में अनाउंस किया गया था। उससे पहले चलो एक बार न्यू स्पेस के बारे में देख ही लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख ही लेते हैं पहले, फिर आगे चलेंगे। ये एक कमर्शियल आर्म है इसरो का, ठीक है। इसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो भी इंडियन इंडस्ट्रीज़ है ना, उन लोगों को हाई टेक्नोलॉजी स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ के तहत इंट्रोड्यूस करवाना, ठीक है। ये होली गवर्नमेंट ओन्ड है, इंडियन कंपनी है, ठीक है, गवर्नमेंट की ओन्ड है, और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है ना वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के पास है। NSIL नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड ने अंतरिक्ष ANTRS को रिप्लेस नहीं किया है, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके जो फंक्शंस हैं थोड़े से रिड्यूस कर दिए गए हैं। अंतरिक्ष को इनकॉर्पोरेट किया गया था एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1992 के अंदर। एक मार्केटिंग आर्म है वो इसरो का, ठीक है ना। इसका काम है प्रमोशन और कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्पेस प्रोडक्ट्स, टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड बाय इसरो। NSIL काम करेगा इन स्पेस के साथ, और जो भी इंडस्ट्री के कंसोर्शिया हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए जो भी इसरो की एक्टिविटीज़ हैं इन सबको फर्दर इंक्रीज़ करना, इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, इनके गैप्स को फुलफ़िल करने का काम करना। जो मेजर बिजनेस एरिया हैं NSIL के वो होते हैं जैसे कि लॉन्च व्हीकल का प्रोडक्शन करना, ठीक है, मार्केटिंग और स्पेस बेस्ड सर्विसेज जो हो सकती हैं उन सब पे काम करना, ठीक है, सैटेलाइट्स को बिल्ड करना, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर। देन वी हैव व्हाट आर द की बेनिफिट्स ऑफ इन स्पेस, ठीक है। पहली बात, ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा प्राइवेट कंपनीज़ के लिए, किस तरीके से वो इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा किसी एक कंपनी को ज़्यादा एक्सेस मिल जाएगा, सबके लिए इक्वल स्पेस क्रिएट मिलेगा, और ये सब कौन इंश्योर करेगा, इन स्पेस इंश्योर करेगा। हैंड होल्ड, प्रमोट एंड गाइड, ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं जो स्पेस एक्टिविटीज़ के लिए काम करेंगी उन सबको सभी पॉलिसीज़ के तहत इनकरेज करना, ठीक है, और उनके लिए एक फ्रेंडली रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्रिएट करना। प्लस में जो नीड्स और डिमांड्स होंगी प्राइवेट पार्टनर्स की उन सबको एसेस करना, उसमें एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व कराना, और भी जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं उन सबको इसरो के साथ कंसल्ट करके प्रोवाइड करवाना। अनदर एम विल बी हाउ कैन दे एम्पावर दिस प्राइवेट कंपनीज इन द क्रिएशन ऑफ लॉन्च व्हीकल्स एंड लॉन्च पैड्स विद टेक्नोलॉजिकल इनपुट एंड कंसल्टेशन फ्रॉम इसरो। देखो इसरो को हमेशा हम लोग जैसे बाकी कंट्रीज़ की बात करें तो US की अगर बात करें तो US ने इसको SpaceX को उतार दिया, प्राइवेट कंपनी एलन मस्क की, उसके बाद अमेजोन के ब्लू ओरिजिन है, ठीक है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ को स्पेस एक्टिविटीज़ के लिए जंप इन करवा लिया है। US ने अपनी स्पेस फोर्स के लिए भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो इंडिया ने ये बात की कि हम लोग इंडिया में व्हीकल जो लॉन्च व्हीकल वगैरह को प्रोड्यूस करने की बात होती है उन सब के अंदर लॉन्च पैड्स के अंदर प्राइवेट कंपनीज़ का जो पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। कंसल्टेशन हर बार इसरो से रही, क्योंकि इसरो इस फील्ड में अभी तक इंडिया में एक्सपर्ट चल रहा है। इन स्पेस अलाउ करेगा इसरो को कि वो अपना ज़्यादातर टाइम जो है बाकी छोटी मोटी चीज़ों को छोड़कर, अब जैसे लॉन्च व्हीकल हो गया, लॉन्च पैड हो गया, सैटेलाइट्स बिल्डिंग हो गया, ये सब काम प्राइवेट कंपनीज कर देंगी। इसरो का जो फर्दर काम हो जाएगा वो चला जाएगा रिसोर्स के अंदर, ठीक है, रिसर्च एंड रिसोर्सेज के अंदर। It will also enhance the socio-economic use of space assets and activities, including through improved access to the space assets, data and facilities. Easy है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए इतना कि इन स्पेस क्या है, NSIL क्या है और अंतरिक्ष क्या है। दिस मच विल बी ऑल, इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी आपको। 7.6 जॉइंट लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। जॉइंट वर्ड आ गया तो मतलब दो ने मिलके किया है, जॉइंट मिशन है। तो ये मिशन है जाक्सा और इसरो का। जाक्सा क्या है? जाक्सा है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ठीक है, जापान की है ये। इन्होंने रिसेंटली जो डिटेल्स थी ना इस मिशन की, जॉइंट लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन की, इनको आउट किया था। कुछ डिटेल देख लेते हैं। लॉन्च ईयर क्या है? 2023 में लॉन्च, 2023 के बाद लॉन्च करेंगे। लॉन्च व्हीकल क्या होगा? H3 रॉकेट होगा। लॉन्च का मास 6 टन प्लस होगा। पेलोड मास 350 kg प्लस होगा रोवर को इंक्लूड करके। ऑपरेशन पीरियड क्या होगा? मोर देन 3 मंथ्स। लैंडिंग पॉइंट क्या होगा? मून का साउथ पोल रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर मिशंस क्या होगा? वाटर को डिटेक्ट करना, साइंस इंस्ट्रूमेंट एंड एनवायरनमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अब और डिटेल्स देख लेते हैं।
तो जो डिटेल शेयर की थी जाक्सा ने, इन्फोग्राफिक हम लोगों ने ऊपर देख लिया है, ये लॉन्च किया जाएगा 2023 के बाद, ठीक है ना, और ये लास्ट करेगा 6 मंथ्स के आसपास तक। इसका जो टारगेट है वो कॉन्स्टेंटली सनलाइट रीजन का रहेगा मून के साउथ पोल की तरफ। जाक्सा वुड बी बिल्डिंग दी ओवरऑल लैंडिंग मॉड्यूल एंड रोवर एंड इसरो वुड डेवलप लैंडर सिस्टम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल लैंडिंग और मॉड्यूल और रोवर कौन डेवलप करेगा, वो करेगा जाक्सा, ठीक है। लैंडर सिस्टम कौन डेवलप करेगा, वो करेगा इसरो, इसलिए जॉइंट मिशन है। रोवर जो है वो एक ऑब्जर्वेशन कंडक्ट करेगा उन एरियाज़ के अंदर जहाँ वाटर मे बी प्रेजेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, जहाँ पर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, मे बी की वाली बात है। इफ़ इट डिटेक्ट्स हाइड्रोजन द रोवर विल देन माइन द सरफेस टू कलेक्ट द सैंपल। अगर कहीं पर हाइड्रोजन मिल गई तो फिर वहाँ पर रोवर माइनिंग करेगा, यानी कि सरफेस को खोदेगा और फिर वहाँ से सैंपल कलेक्ट करेगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके LEM के, तो एक्चुअल डेटा ऑब्टेन करना, ठीक है, किस तरह की क्वांटिटी ऑफ वाटर है वहाँ पर एरियाज़ के अंदर, ठीक है ना, इज़ एंटिसिपेटेड टू एग्जिस्ट। एंटिसिपेटेड का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन इन द फ्यूचर, ठीक है ना, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर वाटर था। अंडरस्टैंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशंस फॉर्म एंड द अदर पैरामीटर्स ऑफ लूनर वाटर रिसोर्सेज एट द मून साउथ पोल। तो मून का साउथ पोल स्पेशल क्यों है, ठीक है ना, देखो, इट्स क्रेटर्स हैव बीन अनटच्ड बाय सनलाइट फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफरिंग एन अनडिस्टर्ब्ड रिकॉर्ड ऑफ द सोलर सिस्टम्स ओरिजिन। आप सबको पता है कि मून का जो एक ही साइड हमको दिखाई देता है, ठीक है ना, मून का रोटेशन नहीं होता है, ठीक है, हमको मून का एक ही साइड दिखाई दे रहा होता है, बल्कि वो इस तरीके से होता है कि उसका जो टाइम पीरियड है ना, वो पूरा का पूरा अर्थ के साथ इतना हार्मोनाइज्ड है, इतना सिंक्ड है ना, कि हमको एक ही साइड दिखाई दे रही थी। तो उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन है साउथ पोल का जो रीजन, वहाँ पर सनलाइट कभी गई नहीं है बिलियंस ऑफ ईयर्स से। तो परमानेंटली शेडोड क्रिएटर्स है वहाँ पर, तो एस्टिमेट किया जा रहा है कि वहाँ पर मे बी 100 मिलियन टन्स ऑफ वाटर हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ आइस। तो इट्स एलिमेंटल and positional advantages make it suitable pit stop for the future space exploration। बेसिकली उसका पोजिशनल एडवांटेज है कि उसकी पोजीशन इस तरीके से कि वहाँ पर सनलाइट गई नहीं है, ठीक है, वहाँ पर किसी भी तरह का हीट का एक्सचेंज इतना अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में नहीं हुआ है। क्रेटर्स का मतलब समझ रहे हो ना, क्रेटर्स का मतलब है वहाँ पर जो आपको जो मून के ऊपर जो ब्लैक जो गड्ढे दिखाई देते हैं ना, वो बेसिकली क्रेटर्स हैं। वहाँ पर मीटेरॉइड्स जो वहाँ फॉल हुए थे, उनके कारण जो वो बड़े बड़े जो पिट्स क्रिएट हो गए, उनको क्रेटर्स बोलते हैं। फिर उसके पास कुछ ट्रेसेस हैं हाइड्रोजन के, अमोनिया के, मीथेन के, सोडियम, मरकरी, सिल्वर के। तो ये एक अनटैप्ड सोर्स हो सकता है एसेंशियल रिसोर्सेज के लिए, इन सबको ध्यान में रखते हुए। देन वी हैव ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम लोग देख रहे थे, तो हम लोगों ने देखा था कि understand the distribution conditions form and other parameters of lunar water resources at the moon south pole. Also, along with that, there are two more objectives, which is improve the technology needed to explore the surface of low gravity Celsius bodies in order to support future lunar activities. And another one is determine the feasibility of utilizing such resources for sustainable space exploration activities in future। भविष्य के अंदर अगर हमको स्पेस में और एक्सप्लोरेशन करना है तो इस तरह के रिसोर्सेज का मिल जाना एक एडवांटेज है, ठीक है ना। दे कुड बी यूज इन फ्यूचर, वी कैन हार्नेस द टेक्नोलॉजी एंड देन वी कैन एक्सप्लोर दोज रिसोर्सेज फर्दर, कि वहाँ पर मे बी लाइफ सस्टेन कर पाएँ या ना कर पाएँ। नाउ वी हैव 7.7 विच इज़ क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, QKD। बड़ी ही लाजवाब टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में जान लेते हैं। सिंस यू आर अपेयरिंग फॉर द UPSC एग्जाम, यू मस्ट नो एवरीथिंग विच इज़ अप टू डेट इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड सेटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन हुआ है रिसेंटली 2 ग्राउंड स्टेशन के बीच में, जिनको एक्टिवेट किया गया था, ठीक है ना, एंटेंगल किया गया था QKD के द्वारा। मोर ऑन द न्यूज़ पढ़ने से पहले आपको QKD के बारे में थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। QKD एक टेक्निक है जिसमें एक सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन होता है कीज़ का। बेसिकली एनक्रिप्टिंग डिक्रिप्टिंग होती है, एक लोकेशन से दूसरी जगह के ऊपर जो आपको मैसेज भेजना होता है उसको इस तरीके से एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जाता है कि वो क्वांटम लेवल तक का एंटेंगलमेंट होता है। तो यू कैन नॉट ब्रीच दैट थिंग, ठीक है ना, इसलिए उसको हैक कर पाना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वैसे फ्यूचर में तो कभी ना कभी ये चीज़ भी हैक हो ही जाएगी, बट एट दिस मोमेंट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिक्योरेस्ट एंड द सेफेस्ट वे टू पास अ मैसेज। जो कम्युनिकेशन था 2 स्टेशंस का, वो मोर देन 1120 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर थे, जिनको एक्टिवेट किया गया था QKD के द्वारा। एंड मिशियस एक क्वांटम एक्सपेरिमेंट है जो कि स्पेस के ऊपर, ये वर्ल्ड की फर्स्ट क्वांटम इनेबल सैटेलाइट है। इसको लॉन्च किया था चाइना ने 2016 के अंदर। ऑलराइट, जो ट्रेडिशनल क्रिप्टोग्राफी थी ना, जो सिक्योरिटी थी, वो यूजुअली बेस्ड होती थी कि ऑन द फैक्ट कि जो एडवर्सरी है दैट इज़ अनेबल टू सॉल्व द सर्टेन मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ठीक है ना। बेसिकली एक जो भी आपका कोड होता था उसको एक
मैथमेटिकल एल्गोरिदम से इनक्रिप्ट कर देते थे और अदर एंड के ऊपर उसकी की को यूज़ कर उसको डिक्रिप्ट किया जाता था। ठीक है, QKD के अंदर जो सिक्योरिटी है ना वो क्वांटम फिजिक्स के लॉ से इनक्रिप्ट की जाती है। ठीक है, टू सच मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज जो हैं वो है सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट। ठीक है, सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि ईच क्वांटम बिट दैट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए क्वांटम कंप्यूटर वो रिप्रेजेंट करती है 1 और 0 बोथ एट द सेम टाइम। ऑल राइट, सेकेंड चीज़, क्वांटम एंटेंगलमेंट जो होती है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की होती है, वो एंटेंगल कर जाते हैं, लिंक कर जाते हैं इस तरीके से कि एक सिंगल चेंज जो होता है वो डिस्टर्ब कर देता है दूसरे को भी। ठीक है ना, जो कि और दोनों जो होते हैं ऑपोजिट एंड्स पर हो सकते हैं अगर यूनिवर्स के, तो भी उसमें फ़र्क पड़ जाता है। तो इस लेवल का एंटेंगलमेंट कर रहे हैं, इस लेवल का सुपरपोजिशन किया जा रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको समझने का, सुपरपोजिशन और क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्वांटम सैटेलाइट जो है वो एक सोर्स है जहाँ पर पेयर ऑफ एंटेंगल्ड फोटॉन्स ट्विन करते हैं लाइट पार्टिकल्स के साथ, जो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो इंटरट्वाइंड रहते हैं नो मैटर वो कितने डिस्टेंस पर हो। ठीक है, एक बार ज़रा हम ये देख लेते हैं, ईव्स ड्रॉपर्स थ्वार्टेड। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन अलाउ करता है यूज़र क्योंकि वो एग्री करे ऑन अ वे ऑफ ट्रांसमिटिंग देयर डेटा विदाउट द वरी दैट समथिंग इज लिसनिंग ऑन। बेसिकली व्हेन द QKD इज़ बीइंग यूज, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आपका डेटा इधर से उधर जा रहा है, तो समबडी वुड बी लिसनिंग टू इट। ईव्स ड्रॉपर का मतलब पता है क्या होता है? बेसिकली जो दीवार के कान लगा के सुनते हैं ना, वो तो कोई ईव ड्रॉपिंग नहीं कर सकता। सेंडर इंस्ट्रक्ट करता है सैटेलाइट को कि वो 2 एंटेंगल्ड फोटॉन्स जनरेट करें किसी पर्टिकुलर क्वांटम स्टेट के। फोटॉन्स को बीम करता है दोनों के दोनों ग्राउंड स्टेशंस के ऊपर। ठीक है, और जो सेंडर है वो रिसीव करता है, कुछ कंपेयर करता है अपने क्वांटम स्टेट्स को और फोटॉन्स को चेक करता है कि अगर उनको इंटरसेप्ट किया गया है क्या। इफ़ नॉट दे यूज़ द फोटॉन्स टू क्रिएट ए कोड। इफ़ नॉट, फिर वो फोटॉन्स का यूज़ करते हैं उस कोड को एनक्रिप्ट करने के डेटा के लिए। एनक्रिप्टेड डेटा को फिर सिक्योरली कन्वेंशनल मीन से ही भेज दिया जाता है। ठीक है, क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। क्वांटम टेक्नोलॉजी के अंदर बेसिकली हम क्वांटम फिजिक्स के लॉज को हार्नेस करते हैं, जहाँ पर हम जो मैटर का जो और एनर्जी का जो बिहेवियर होता है ना, उसको एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल के ऊपर डिस्क्राइब करते हैं। दिस इज़ नॉट लाइक क्लासिकल फिजिक्स, वहाँ पर क्या होता है कि एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक टाइम पर एक ही प्लेस में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि क्लासिकल कंप्यूटर्स होते हैं वो बाइनरी फिजिकल स्टेट को ऑपरेट करते हैं, जैसे कि जो ऑपरेशंस होते हैं ना वो 1 या 2 पोजीशंस पर होते हैं, आइदर 1 और 0, 1 इज़ यस, 0 इज़ नो। क्वांटम प्रिंसिपल्स को हम लोग इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि कंप्यूटिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, सेंसिंग, केमिस्ट्री, क्रिप्टोग्राफी, इमेजिंग, मैकेनिक्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कुछ एप्लीकेशंस हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी की, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटर, जो पोटेंशियल एप्लीकेशंस होती हैं इन द प्रिसाइज नेविगेशन फॉर डिफेंस एंड सिविलियन एप्लीकेशंस, एक्सेलरेटेड ड्रग डेवलपमेंट बाय द एक्यूरेट केमिकल सिमुलेशन। डिफेंस के द्वारा या फिर प्राइवेट एंटिटीज़ के द्वारा भी हम लोग क्वांटम टेक्नोलॉजी को नेविगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, नॉट जस्ट इन द मेन लैंड टेरिटरी, बेसिकली मरीन के अंदर भी, मैरीटाइम के अंदर भी। एंड जो क्वांटम मेट्रोलॉजी होती है उस पर हम लोगों को किस तरीके से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करना है, सबमरीन्स को डिटेक्ट करना है, ठीक है, मिनरल का एक्सप्लोरेशन करना है, ओशन के अंदर एक्सप्लोर करना है, माउंटेन्स के डीप में एक्सप्लोर करना है, प्लस में वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें भी हम लोग इस पर काम कर सकते हैं। कुछ रिलेटेड टर्म है जैसे कि क्वांटम सुप्रीमेसी, इट्स द पॉइंट एट विच ए क्वांटम कंप्यूटर कैन कंप्लीट अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन दैट इज बियॉन्ड द रीच ऑफ इवन द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर। क्वांटम सुप्रीमेसी का पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जहाँ पर किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को मोस्ट सुपर पावरफुल कंप्यूटर से भी फास्ट स्पीड में कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे रिसेंटली साइकामो, जो कि गूगल का क्वांटम कंप्यूटर है, उसने एक कैलकुलेशन किया था, इसको 200 सेकंड में कर दिया था, और उसी सेम कैलकुलेशन को वर्ल्ड के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, इसका नाम समिट है, उसने अगर वो करता तो उसको 10,000 ईयर्स लग जाते। सो क्वांटम फिजिक्स इज़ दैट फास्ट, इसलिए क्वांटम के बारे में जितना ज़्यादा आपको मालूम है उतना बेहतर है। वी हैव 7.8 फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। न्यूज़ में क्यों है? नासा के साइंटिस्ट ने रिसेंटली ऑब्जर्व किया था जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है स्पेस के अंदर, फर्स्ट टाइम एज पार्ट ऑफ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन BEC एक्सपेरिमेंट्स, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कंडक्ट किया गया था। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में जान लेते हैं। जो एग्जिस्टेंस है ना बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की, इसको बोलते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसको प्रेडिक्ट किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने और इंडियन मैथमेटिशियन सत्येंद्र नाथ बोस ने 1920s के अंदर, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। BEC जो है एक सुपर कूल्ड गैस है जो इंडिविजुअल
एटम्स और पार्टिकल्स की तरह बिहेव नहीं करती है, ठीक है ना, बल्कि एक एंटिटी हो जाती है सिंगल क्वांटम स्टेट के अंदर। ऑलराइट, बीईसी फॉर्म होती है जब एटम्स को एक सर्टेन एलिमेंट्स की उनको कूल कर देते हैं हम नियर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तक, विच इज़ 0 केल्विन। और अगर इसको हम सेल्सियस की फॉर्म में बात करें तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। जब ये इस टेम्परेचर पर पहुंच जाते हैं जो एटम्स होते हैं ना वो सिंगल एंटिटी बन जाते हैं, ठीक है ना, अपनी क्वांटम प्रॉपर्टीज़ के साथ, जहाँ पर हर एक पार्टिकल फंक्शन करता है एज वेव ऑफ मैटर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड, ठीक है। बीसी जो होते हैं एक्सट्रीमली फ्रेजाइल होते हैं और स्लाइटेस्ट इंट्रैक्शन किसी भी एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ बहुत इनफ होता है कि उनको वार्म कर देगा और अपनी जो कॉन्टेशन जो उनकी कंडेंसेशनल थ्रेशोल्ड होता है ना वहाँ तक पहुँचा देगा उनको। फिर ये नियरली इम्पॉसिबल होता है साइंटिस्ट के लिए उनको स्टडी करना अर्थ के ऊपर, यहाँ पर ग्रेविटी इंटरफेयर करती है उनके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है ना, इसलिए उनको स्पेस में ही होल्ड करना पड़ता है ऑब्जर्वेशन के लिए। बीईसी के एक्सपेरिमेंट से हमको क्या हेल्प मिल सकती है, हम लोग जनरल रिलेटिविटी के टेस्ट कर सकते हैं कंडक्ट, ठीक है ना, वी कैन सर्च फॉर द डार्क एनर्जी एंड द ग्रेविटेशनल वेव्स, ऑल्सो वी कैन डू स्पेस क्राफ्ट नेविगेशन, क्वांटम मैकेनिक्स का माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टिंग ऑफ द सब सरफेस मिनरल्स और ऑन मून या फिर किसी और प्लानिटरी बॉडीज़ के ऊपर भी। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, इसके बारे में देख लेते हैं। प्लाज्मा गैस की तरह होता है लेकिन उसमें क्या होता है पॉजिटिव आयंस होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विद लिटिल और नो स्टेट इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो एक होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस और फिर होता है प्लाज्मा, ठीक है। सॉलिड के अंदर आपको पता है बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होती है। लिक्विड में थोड़ा सा लूज होता है सॉलिड से। गैस के अंदर होता है फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स होते हैं। प्लाज्मा के अंदर होता है कि गैस की तरह ही होता है लेकिन उसमें जो पॉजिटिव आयंस होते हैं ना वो आयन लेवल के ऊपर स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। और जो प्रेजेंस होती है ना चार्ज आयंस की, इसलिए प्लाज्मा जो है हाईली इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होता है, ठीक है ना, और किसी भी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं ना उनको रिस्पॉन्ड करता है। प्लाज्मा को कोई फिक्स शेप या वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है ना, और ये बहुत ही लेस डेंस होते हैं सॉलिड और लिक्विड से भी। प्लाज्मा बहुत मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर है यूनिवर्स का, तो यूनिवर्स के अंदर 99% जो हमारा विजिबल यूनिवर्स है ना उसमें प्लाज्मा ही है। प्लाज्मा नेचुरली अकर करता है सन के अंदर, कोर ऑफ स्टार्स में, क्वासर्स में, एक्सरे बीम्स के अंदर जो एमिट करती हैं पल्सर और सुपरनोवाज। अर्थ के ऊपर प्लाज्मा नेचुरली अकर करता है फ्लेम्स में, लाइटनिंग में, ऑरोराज के अंदर। प्लाज्मा को हम फॉर्म कर सकते हैं किसी भी गैस को हीट करने पर हाई टेम्परेचर के ऊपर। जब वो हीट होती है जो एटम्स होते हैं गैस के वो लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, इसको आयनाइजेशन भी हम बोलते हैं। वी हैव 7.9 एनुलर सोलर एक्लिप्स। रिसेंटली एक एनुलर सोलर एक्लिप्स और समर सॉलिस्टिस हुआ था सेम दिन पर, ठीक है ना, पहली बार ऐसा 19 साल में हुआ था। समर सॉलिस्टिस के बारे में आपको पता होगा, आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ ली होगी, स्टैटिक पार्ट अब तक जो यहाँ तक विजन की मैगजीन देख रहा है मतलब उस इंसान ने वो सब चीज़ें पढ़ ली हैं। अगर आप यहाँ मैगजीन देख रहे हो आपने बेसिक्स ज्योग्राफी का नहीं पढ़ा है, दैट मीन्स यू आर मिसिंग आउट समथिंग, यू नीड टू कंप्लीट द बेसिक्स फर्स्ट एंड देन जंप ऑन टू दीज मैगजीन्स। समर सॉलिस्टिस में ये लॉन्गेस्ट डे होता है ईयर का, ठीक है ना, ये जून 21 को होता है नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। ध्यान देना एक एक कीवर्ड के ऊपर। नासा के मुताबिक जो अमाउंट ऑफ इनकमिंग एनर्जी होती है ना द अर्थ रिसीव्ड फ्रॉम द सन ऑन दिस डे 30% हायर एट द नॉर्थ पोल देन एट द इक्वेटर। इस दिन जो एनर्जी आती है सन से अर्थ के ऊपर वो नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर 30% ज़्यादा होती है, ठीक है ना, जितनी एनर्जी इक्वेटर के ऊपर आ रही होती है। बेसिकली नॉर्थ पोल के अंदर वो एनर्जी ज़्यादा फॉल करती है। सॉलिस्टिस जो होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर। सो जो समर सॉलिस्टिस होता है नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर वही चीज़ विंटर सॉलिस्टिस हो जाती है उसी टाइम पर सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, और वाइस वर्सा होता है। सोलर एक्लिप्स की बात करें तो सोलर एक्लिप्स होता है न्यू मून के ऊपर, ठीक है, और जो मून होता है वो आता है सन और अर्थ दोनों के बीच में आ रहता है। सोलर एक्लिप्स होता है हर एक 18 महीने के अंदर, अनलाइक लूनर एक्लिप्सिस। जो लूनर एक्लिप्सिस होते हैं वो सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए लास्ट करते हैं, सोलर एक्लिप्स जो होते हैं सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए लास्ट करते हैं। तो हमारे पास 4 टाइप के एक्लिप्स होते हैं, इन टाइप्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है टोटल सोलर एक्लिप्स। टोटल सोलर एक्लिप्स जो होता है बहुत रेयर होता है, ठीक है ना, किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर, क्योंकि टोटलिटी होती है ना एग्जिस्ट करती है अलॉन्ग नैरो पाथ ऑफ अर्थ सरफेस, जिसको ट्रेस करता है मून की फुल शेडो, उसको बोलते हैं अम्ब्रा। ये कीवर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मून की फुल शेडो को अम्ब्रा बोलते हैं। और ये कब होता है, ये न्यू मून के टाइम पर होता है, ठीक है ना। इस टाइम जो मून होता है ना पेरिगी के पास होता है। पेरिगी का मतलब क्या होता है कि क्लोजेस्ट पॉइंट होता है मून का अर्थ से, ठीक है, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना। मून इज़ एट अ लूनर नोड, सो द अर्थ, मून एंड द सन ये अलाइन हो जाते हैं एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, जिसके कारण हमारा एक्लिप्स होता है। ये बहुत ही स्मॉल एरिया के ऊपर विजिबल होता है अर्थ के ऊपर। सो पीपल दोज हु आर एबल टू व्यू दिस टोटल सोलर एक्लिप्स दे आर एट द सेंटर ऑफ द मून शेडो, बिकॉज एट वट एवर टाइम जब ये अर्थ को हिट करता है उस टाइम पर उस पर्टिकुलर शेडो के बीच की जो सेंटर पॉइंट अर्थ के ऊपर जहाँ फॉल कर रहा होता है वहाँ पर जो लोग एग्जिस्ट करते हैं वही इसको देख पाते हैं।
देन वी हैव पार्शियल सोलर एक्लिप्स। ये होता है जब जो सन मून और अर्थ जो होते हैं ना, ये एग्जैक्टली लाइंड अप नहीं होते हैं। सन का ऐसा लगता है कि वो अपीयर होता है कि एक डार्क शेडो आती है सिर्फ उसके स्मॉल पार्ट ऑफ सरफेस के ऊपर। देन वी हैव एन्युलर सोलर एक्लिप्स, ASE। ये होता है जब जो एन्युलर डायमीटर होता है ना मून का, वो थोड़ा छोटा पड़ जाता है सन के लिए, सो दैट इट कैन नॉट कवर अप द लेटर कम्प्लीटली, पूरा कवर नहीं कर पाता है उसको। ठीक है, यहाँ पर आपको इमेजेस में दिख जाएगा ना, ये होता है टोटल सोलर एक्लिप्स, ये होता है एन्युलर सोलर एक्लिप्स, इसमें साइड का पार्ट रह जाता है, ये होता है पार्शियल सोलर एक्लिप्स। हम लोगों ने अभी जो देखा था, हम लोगों ने देखा था एन्युलर सोलर एक्लिप्स, इसको रिंग ऑफ फायर भी बोल सकते हो। ठीक है ना, ये देखो इसमें लिखा भी हुआ है, और एन्युलस बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। एन्युलर सोलर एक्लिप्स जब एग्जिस्ट कर रहा होता है तो तीन चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें होनी चाहिए। पहली बात तो न्यू मून होना चाहिए। सेकंड चीज़, जो मून है ना वो शुड बी वेरी नियर टू अ लूनर नोड, सो दैट जो सन है, मून और अर्थ है ना, सारे के सारे एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आ जाए। मून शुड बी नियर दी एपोजी। अब एपोजी क्या होता है? एपोजी वो फारदेस्ट पॉइंट होता है जब मून अर्थ से फारदेस्ट पॉइंट के ऊपर सबसे दूर होता है, उसको एपोजी बोलते हैं, सो दैट जो आउटर एज होती है सन की वो विजिबल हो हमारे लिए। ठीक है, वन ऑफ दोज फेजेस, देखो यार ये वाला पॉइंट ना आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। मैं कोई बार आपको हल्का सा दिखाता हूँ। ये हमारी अर्थ है, ये हमारा मून होता है, और ये हमारा सन होता है। अब ये जो मून है ना, ये अगर ये पेरिजी पे होगा, पास होगा, तो सन हमारा टोटल सोलर एक्लिप्स हो जाएगा। ध्यान देना दोबारा से, अर्थ, ये मून मान लो पेरिजी पे है, और ये मून मान लो एपोजी पे है। ये पेरिजी पे यानी कि अर्थ के बिल्कुल सबसे लीस्ट डिस्टेंस पे, और ये एपीजी पे, अर्थ के जो मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो सकता है, और यहाँ हमारा सन है। जब पास में होता है तो आपको समझना आप अर्थ के ऊपर हो गए, यानी कि जितना पास आपके ऑब्जेक्ट आएगी उतनी लाइट आपकी कवर हो जाती है, तो हमारा यहाँ पर होता है टोटल सोलर एक्लिप्स। लेकिन जब ये एपोजी पे होता है, यानी कि फर्दर डिस्टेंस के ऊपर होता है अर्थ से, तो हमारा होता है एन्युलर सोलर एक्लिप्स, यानी कि जितना दूर होता है तो सन का हमारा राउंड सरफेस ऊपर का हमको दिख जाता है। वन ऑफ दिस फेजेस के अंदर जो एनुअल सोलर एक्लिप्स का होता है, एक फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं बेलीज बीड्स। ये विजिबल होता है। ये बहुत ही थिन और फ्रेगमेंटेड रिंग होती है जो एक सनलाइट के पैसेज के थ्रू होती है अर्थ के बिल्कुल राउंड के ऊपर, एक एज के ऊपर। This is the only time when one can find two shadows for everything in all the sides under the sunlight, because the light sources during the annularity is a giant illuminating ring. अब एक giant illuminating ring बन जाता है तो आपको हर एक चीज़ की दो शेडो दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है। तो ड्यूरिंग ASC NASA uses ground and space instruments to view the top layer of the sun or corona when the sun's glare is blocked by the moon. जब इस तरीके से सन का जो ग्लेयर अर्थ जो होता है वो मून के द्वारा ब्लॉक कर दी जाता है, तब नासा कुछ ग्राउंड और स्पेस इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करता है सन का जो एटमॉस्फेयर है कोरोना, उसको स्टडी करने के लिए। पार्शियल और एनुलर सोलर एक्लिप्सिस के दौरान ये बहुत डेंजरस होता है कि सन को डायरेक्टली देखना विदाउट एनी प्रॉपर इक्विपमेंट। Not using proper methods and equipment for viewing can cause permanent eye damage और severe visual loss. हाइब्रिड एक्लिप्स भी एक चीज़ होती है कि ये बहुत ही रेयर एक्लिप्स होता है, जहाँ पर एक्लिप्स जो होता है ना वो एनुअलर भी होता है कुछ सेकंड्स के लिए, और फिर कुछ रेस्ट करने के बाद वो पूरा का पूरा टोटल एक्लिप्स हो जाता है। तो ये बहुत ही रेयर होता है, बट यू मस्ट नो अबाउट ऑल दिस टाइप्स। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सारे के सारे टाइप्स जानना।